Simone de Beauvoir, in her work The Second Sex, which was first published in 1949, examines the role and identity of the mother and a mother, how she distinguishes between a mother and the mother. In this work of Beauvoir, she analyzes the concept of motherhood from an existentialist and feminist perspective. सो क्या है एग्जिस्टेंशलिस्ट पर्सपेक्टिव इसको लेकर? बुवॉर कहती हैं कि प्री डिटरमाइंड डेफिनेशंस जो है, जो कि सोसाइटी ने दी है, उनको चेंज करने की आवश्यकता है एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन एक्सपीरियंस एज ए वुमन। तो तुम्हारा एज ए वुमन क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन होनी चाहिए। प्री डिटरमाइंड डेफिनेशंस को ये रिजेक्ट करती हैं और यही एग्जिस्टेंशलिस्ट अप्रोच होती है। बट जो एग्जिस्टेंशलिज्म के खिलाफ है, वो डिफाइन करते हैं वुमन को एज सबॉर्डिनेट, वीक, इरेशनल इन ए प्री डिटरमाइंड वे। बट एन एग्जिस्टेंशलिस्ट डिफाइंस एनीथिंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस he or she has. For example, Beauvoir कहती हैं कि you can be born with female sexual organ, but that doesn't mean you will also adhere to other functions of a girl as well. कि हो सकता है कि तुम एक गर्ल के सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए हो, पर ज़रूरी नहीं कि तुम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि गर्ल की होती है उसमें भी फॉलो कर पाओगे। हो सकता है तुम एक लड़के की तरह बिहेव करो, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास मेल सेक्सुअल ऑर्गन हो लेकिन वो मेल की तरह बिहेव ना करे, जो कि प्री डिफाइंड नोशंस है सोसाइटी के, उस पर खरा ना उतरे। तो इस तरह बुवॉर जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट अप्रोच को फॉलो करती हैं। बुवॉर आर्ग्यू करती हैं कि सोसाइटी ने वुमन की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के बेसिस पर उसे सिर्फ वुमन की आइडेंटिटी तक ही सीमित कर दिया है, एंड दिस आइडेंटिटी ऑफ वुमन इज सीन एज सेकेंडरी एंड सपोर्टिव टू मैंस लाइव्स एंड एम्बिशंस। यानी कि ये जो मदरहुड है, ये वुमन की चॉइस नहीं है, बल्कि एक प्राइमरी आइडेंटिटी के रूप में थोपा जा रहा है उन पर। हाँ, बोवेर ये भी कहती है कि ये जो मदरहुड है ये बाई चॉइस भी हो सकता है कुछ वुमन में, लेकिन ये सभी के साथ ये केस नहीं होता है। सभी की सभी द मदर नहीं होती है। वो कहती हैं कि एवरी मदर इज़ ए मदर बट नॉट दी मदर। सो ए मदर और द मदर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सो जो ये द मदर है, द मदर एक सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है, और इसमें वुमन को जो प्री डिफाइंड डेफिनीशन है वुमन की, उसके अनुसार उसको डिफाइन किया जाता है कि वुमन सबॉर्डिनेट होती है, वीक है, इरेशनल है, और इसमें वुमन को परफेक्ट बनने के लिए बाध्य किया जाता है। ये शोर्ट ऑफ बर्डन होता है वुमन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ए मदर है, ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक है हर एक वुमन के लिए। किसी के लिए मदरहुड जो है ये बाई चॉइस अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरी कोई औरत इसको अच्छा ना मानती हो, इसको उस नज़रिए से ना देखती हो। तो ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, स्पेसिफिक होता है हर एक वुमन के लिए, और इसीलिए ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो थॉट है उससे अलाइन होता है। और इसीलिए बोअर कहती हैं कि मदरहुड जो है ये इट कैन बी बोथ ए सोर्स ऑफ जॉय एंड ऑपरेशन एज वेल। तो माँ बनना किसी औरत के लिए खुशी का पल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ किसी के लिए ये एक बर्डन के रूप में भी देखा जा सकता है। अब बोवेर बात करते हैं कि ये जो मदरहुड है ये बायोलॉजिकल है कि नेचुरल है। तो इसमें वो कहती हैं कि द एम ऑफ फिजियोलॉजिकल जर्नी ऑफ ए वुमन इज टू बिकम मदर, इट इज़ हर नेचुरल वोकेशन, बट वी नो दैट इट इज़ ह्यूमन नेचर दैट इट वांट्स टू कंट्रोल नेचर। कि ये ह्यूमन की प्रवृत्ति है कि वो नेचर को कंट्रोल करना चाहती है। सो अगर हम कहते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है मदरहुड की ये नेचुरल है, गिवन है, तो ये चेंज नहीं हो सकती फिर, मतलब कि ये प्री डिटरमाइंड है। लेकिन अगर ये बायोलॉजिकल है तो ये चेंज हो सकती है, और हमें पता है ये ह्यूमन प्रवृत्ति है कि वो नेचुरल जो चीज़ है उसको कंट्रोल करना चाहती है, और वो इस मदरहुड को भी कंट्रोल करती है थ्रू वेरियस मेथड्स, जैसे कि अबॉर्शन के थ्रू ये कंट्रोल करती है। और क्योंकि ये कंट्रोल की जा रही है, ये चेंज हो सकती है, तो हम इसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, बायोलॉजिकल ही बोलेंगे। तो कैसे अब ह्यूमन जो है इसको कंट्रोल करते हैं मदरहुड को, प्रेगनेंसी को,
सो ये अबॉर्शन के थ्रू करते हैं। तो अभी अबॉर्शन भी कुछ जगहों पर कुछ लोग मानते हैं कि ये लीगल है और कुछ इसको इल्लीगल मानते हैं। तो यहाँ पर प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट आ जाती है कि लाइफ को, जो चाइल्ड है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, उसकी लाइफ को हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं या फिर जो मदर है उसकी चॉइस को हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस डिबेट यहाँ पर सामने आती है। अबॉर्शन से पहले हम कुछ दूसरे मेथड्स देख लेते हैं जिनके द्वारा प्रेगनेंसी को, मदरहुड को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। तो कैथोलिक कंट्रीज़ में क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस ये मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो मेल है वो अपना सीमेन वुमन की बॉडी में, सेक्सुअल एक्ट के दौरान वुमन की बॉडी में उसको रिलीज नहीं करता है, इजैकुलेट नहीं करता है, उसको बाहर इजैकुलेट करता है जिससे कि प्रेगनेंसी का खतरा टल जाए। वुमन क्या करती है दूसरी तरफ, वो सेक्सुअल एक्ट के दौरान स्पर्म से अपनी बॉडी को दूर रखती है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। और इन एक्ट से हमें देखने को मिलता है रिसेंटमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बिटवीन द लवर्स और द पार्टनर्स। मैन इस चीज़ से इरिटेट हो जाता है कि वुमन जो है वो उसके स्पर्म को अपनी बॉडी में नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक डिससेटिस्फैक्शन होता है, उसके प्लेजर को कम करता है मैन को। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। वुमन दूसरी तरफ जो है वो डरती है इन स्पर्म से, इन लिविंग जर्म सेल से अपनी बॉडी में उनको एंटर कराने से, तो उसे डर है प्रेगनेंसी का, वो नहीं चाहती। तो इन कैथोलिक कंट्रीज़ में ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं, दे आर अगेंस्ट अबॉर्शन। और ये इसके लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है लीगल आर्ग्यूमेंट, जिसमें बोला जाता है कि उस बच्चे को जीने का अधिकार है, इट हैज़ राइट टू लिव, तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट है फिर प्रैक्टिकल रीज़न, इसमें बोला जाता है कि ये मदर की लाइफ के लिए भी डेंजरस है, तो अबॉर्शन इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे माँ की जान को भी खतरा है। तीसरा है मॉरल और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, जो कि पुरानी कैथोलिक वैल्यूज़ पर आधारित है और जिसमें बोला जाता है कि चाइल्ड जो है अभी बैप्टाइज्ड नहीं हुआ है, बैप्टिज्म का जो प्रोसेस है वो अभी फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए जो वो अबॉर्टेड चाइल्ड है उसको साल्वेशन नहीं मिल पाएगा। तो उसका जन्म होना ज़रूरी है, तभी उसको साल्वेशन मिल पाएगा। तो ये भी एक चाइल्ड के फेवर में ही आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, उसकी लाइफ के लिए, उसके साल्वेशन के लिए। डॉक्टर इमैनुअल रॉय कहते हैं कि इट इज़ इमोरल टू किल द चाइल्ड, द फीटस हैज़ एन इंडिपेंडेंट लाइफ, तो इसलिए उसको जो है बचाना ज़रूरी है। इवन वो तो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी दुविधा है कि जब एक की ही जान बचाई जा सकती है, या तो मदर की और या फिर चाइल्ड की, तो उस केस में हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए चाइल्ड को। हमें अगर उस केस में मदर को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो कर देना चाहिए, फीटस को वो प्रायोरिटी देते हैं डॉक्टर इमैनुअल रॉय। अब देख लेते हैं कुछ वुमेन्स इश्यूज रिलेटेड टू मदरहुड की, क्या उन्हें इश्यूज है बोअर के अनुसार कि वो माँ क्यों नहीं बनना चाहती है। पहला है उनकी बॉडी को लेकर कि इससे उनकी ब्यूटी पर, उनके जो बॉडीली फिगर है, उसके जो फीचर्स है वो एक तरीके से डिफॉर्म हो सकते हैं। दूसरा करियर है, करियर में जो है प्रेगनेंसी एक हर्डल बन सकती है। और तीसरा है पर्सनैलिटी कि कुछ वुमन जो है खुद में ही चाइल्डिश होती है, वो तैयार नहीं होती है एक चाइल्ड के जन्म के लिए, वो इतनी मैच्योर नहीं होती है और रेडी नहीं होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी को थामने के लिए। तो इसीलिए जो है कुछ वुमन डरती हैं, उनको डर होता है मदरहुड से। इसके अलावा बुवर बात करती हैं कि वो वुमन जो अनवांटेडली प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो अबॉर्शन की स्टेज में जाती है, वो अबॉर्शन के लिए भी तैयार नहीं होती है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है। तो उसके बाद जो उनकी फेमिनिटी है वो सेक्रीफाइस हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो वुमन होमोसेक्सुअल हो जाती है आफ्टर द ट्रॉमा ऑफ अबॉर्शन। सो उस अबॉर्शन से वो ट्रोमेटाइज्ड हो जाती है एक तरीके से, और एक काइंड ऑफ इन्फर्मिटी, एक डेंजर आ जाता है उनके लिए। वो फेमिनिटी जो है उनकी सेक्रीफाइस हो जाती है, वो होमोसेक्सुअल बन जाती हैं एक तरीके से। अब बोवेर कहती हैं कि जब
मैरिड वुमन प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उस दौरान भी, प्रेगनेंसी के दौरान भी, उनमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी फैंटेसीज देखी जा सकती हैं। पहली ये है कि सभी मदर्स जो हैं वो, उनके अंदर एक विचार होता है कि उनका जो बच्चा है वो एक हीरो होगा, वो एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस और लिबर्टी को जन्म देंगी। और दूसरी फैंटेसी ये है कि उन्हें डर भी होता है कि ये जो बच्चा है ये एक मॉन्स्टर, एक क्रिपल पैदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये सिर्फ एक फ्लैश का एक चिथड़ा मात्र है। इट इज़ जस्ट एन contingency, awful contingency of flesh. This is nothing more than flesh. It is merely flesh. तो यही सब वो फैंटिसाइज करती रहती है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ के लिए भी वो ससेप्टिबल रहती है, और जो कि हेगल के शब्दों से इंस्पायर्ड है, जो इस प्रकार है कि द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इज़ द डेथ ऑफ पेरेंट्स, कि जो बच्चा है उसके पैदा होने से जो पेरेंट्स है उसकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी। तो वो सोचती है कि जिस सोर्स से, यानी कि जिस माँ से वो बच्चा आ रहा है, उस बच्चे के पैदा होने के बाद वो सोर्स जो है ड्राई अप हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी माँ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, बच्चा फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा। तो उसे डर होता है कि इस बच्चे के पैदा होने से कहीं ना कहीं वो खुद की लाइफ जो है खो देगी। इसके अलावा बोअर जो है एक और पहलू पर रोशनी डालती हैं। वो कहती हैं कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके पीरियड्स जो हैं वो रुक जाते हैं, वो मोटी होने लगती है, उसकी ब्रेस्ट जो है वो हैवी हो जाती है, और उसे जो है थोड़े नोजियस एंड डिजी स्पेल्स आने लगते हैं। समटाइम्स शी थिंक्स दैट शी इज़ सिंपली इल, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वो प्रेग्नेंट हो गई है अब, तो एक उसकी फ्लैश एक पॉलिप बोर्न होने वाला है, एक समथिंग फॉरनर इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम हर। So she is the prey of that foreign species that will impose its mysterious laws on her, and this alienation frightens her. This foreign polyp frightens her. Her fright manifests itself in vomiting. तो इस फ्राइटनमेंट के कारण ही उसे वॉमिट होती है। स्टेकल कहते हैं कि ये जो प्रेग्नेंट वुमन का वोमिट करना है, ये इस बात का सबूत है कि वो उस बच्चे के रिजेक्शन के लिए है, कि वुमन जो है रिवोल्ट करती है। हालांकि वो चाहती है चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये वोमिट उस रिवोल्ट को दिखाती है, उस फॉरेन, उस एलियन जो पॉलिप है, जो ये एलियन स्पीसीज़ है आई है उसकी बॉडी में, उसके खिलाफ रिवोल्ट को दर्शाती है वोमिट। प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एक्सपेल्शन टेंडेंसीज देखने को मिलती है, ये भी डिज़ायर और उस एंगिस का मिक्सचर होता है, कि वो डिज़ायर यानी कि चाह भी रही है उस बच्चे को, और एंगिस भी है, थोड़ी चिंतित भी है, उसको थोड़ा सा डर है। तो ये जो चीज़ें हैं यही मिसकैरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी का परिणाम होता है मिसकैरेज। सो ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस हैव ए साइकिक ओरिजिन। तो जो भी ये स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं उसका साइकिकल ओरिजिन है, ये दिमाग में जो है ये डिज़ायर और एंग्विश का जो मिक्सचर जो है, ये मिक्स फीलिंग होती है, उसके कारण ही मिसकैरेजेस होते हैं, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। इसके अलावा हेलेनो जोएस कहती हैं कि जो थोड़ा सनकी बिहेवियर होता है वुमन का इन प्रेगनेंसी, कि उसको क्रेविंग्स होती है, कभी वो ये करना चाहती है, कभी ये खाती है, कभी थोड़ी थोड़ी क्रेविंग होती है ना, तो उसको बोलती है डोएस की इवन हर कैप्राइसेस बिकम सैक्रेड, कि मदरहुड में जब कोई औरत होती है तो उसकी जो ये सनकी बिहेवियर है वो भी पवित्र हो जाता है। प्रेगनेंसी परमिट्स वुमन टू रैशनलाइज परफॉर्मेंसेस विच अदरवाइज वुड अपीयर एब्सर्ड, कि प्रेगनेंसी की वजह से जो उसका एब्सर्ड बिहेवियर भी है वो भी जो है तर्क संगत लगता है, रैशनलाइज हो जाता है। तो ये कंसेप्शन भी सोसाइटी में होता है प्रेग्नेंट वुमन को लेकर, मदरहुड को लेकर। तो इसीलिए कुछ औरतों के लिए जो प्रेगनेंसी है वो एक लॉन्ग हॉलीडे के अलावा कुछ नहीं है। जैसे हॉलीडे में मज़े करते हैं, तो उनके लिए बस यही है, उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो इसीलिए कुछ औरतों के लिए माँ बनना एक अचीवमेंट होता है, काफ़ी सुखद उनके लिए वो होता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है, जैसे कि बोवेर कहती हैं, और यही एग्जिस्टेंशलिस्ट अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है। अब पार्चुरेशन की डिलीवरी टाइम की बात करती हैं बोवेर। वो कहती हैं कि उस टाइम पे कुछ वुमेन के लिए
काफ़ी फेयरफुल होता है, क्योंकि वही सारी जो फीलिंग्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान थी स्टार्टिंग में, वही जो है रेप्लिकेट होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो। लेकिन कुछ वुमेन के लिए ये जो है, ये जो डिलीवरी का टाइम है, जो पार्चुरेशन का टाइम है, ये उसी की तरह होता है जैसे कि वो इन्जॉय, जो प्लेजर उन्हें मिलता है एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल एक्ट इन द बिगिनिंग, वही जो है उनको 9 महीने बाद जब उनकी डिलीवरी होती है, वो भी एक सेक्सुअल एक्ट की तरह कुछ वुमेन के लिए होता है। तो कुछ वुमेन कहती हैं कि आई एम सो स्ट्रांगली सेक्स्ड दैट इवन चाइल्ड बर्थ मीन्स टू मी एज अ सेक्सुअल एक्ट। तो कुछ औरतें ऐसा बोलती हैं कि जो चाइल्ड बर्थ है ये ऐसा है कि हमारे लिए कुछ क्रिएटिव हमने काम किया है, कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ औरतों के लिए ये सफरिंग और टॉर्चर से भरा हुआ होता है। इसके अलावा कुछ मदर्स जो हैं वो ऐसी इमेज बना के रखती हैं उस चाइल्ड की, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि ये जो है एक इनफाइनाइट एक कॉन्शियसनेस है, बट एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ what mother found is that he is a tiny finite individual, it is a fragile being। तो उसका जो जॉय है वो रिग्रेट में बदल जाता है, क्योंकि उसने जो सोचा था, जो जैसी उसने इमेज बनाई थी अपने बच्चे के लिए, वो जब वो देखती है वो वैसी नहीं होती है, तो उसका जॉय रिग्रेट में बदल जाता है कुछ मदर्स के केस में। बुवॉय कहती हैं कि कुछ मदर्स के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना कि काफ़ी प्लेजरेबल और जॉयस एक्ट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मदर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक्ट है ये पेनफुल हो, उन्हें मज़ा ना आए इस चीज़ में। हो सकता है कि जब उनका बच्चा दूध पिए तो वो उनकी ब्रेस्ट को हर्ट करे। इट मे बी ए हर्टफुल प्रोसेस फॉर सम मदर्स। कुछ मदर्स को लग सकता है कि ये जो चाइल्ड है ये उनकी स्ट्रेंथ को सक कर रहा है, ना कि केवल उनके दूध को, उनकी लाइफ को सक कर रहा है, उनकी हैप्पीनेस उनसे चूस रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हेलेन डोज कहती हैं कि कुछ मदर्स जिनकी ब्रेस्ट में मिल्क नहीं होता है, वे अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती हैं, और उनके बच्चों की देखभाल कोई और कर रहा होता है, तो इस चीज़ से वो जेलस होती हैं कि क्यों, कि कैसे जो है कोई और उनके बेबी को दूध पिला रहा है, उनकी केयर कर रहा है, और इस चीज़ को लेकर वो डिप्रेस भी हो सकती हैं कुछ महिलाएं। बुवॉय कहती हैं कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि उन्हें जो है अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उनका जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए वो सेल्फलेस होता है, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उन्हें प्यार करती है, उन्हें सब कुछ देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मदर्स भी हो सकती हैं जो कि एक फीलिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी रखती हैं, वो चाहती हैं कि बदले में उन्हें भी कुछ मिले उस बच्चे से। वो अगर नहीं मिलता है तो वो अनसेटिस्फाइड हो जाती हैं, वो एक्सपेक्ट करती है ना, क्योंकि कि वो चाइल्ड भी उनके लिए कंपेनियन का काम करेगा, उन्हें वार्मथ और एक्साइटमेंट देगा, और अगर वो नहीं ऐसा करता है वो बच्चा बड़ा होकर, तो वो डिसअपॉइंट भी हो सकती हैं कुछ माएँ। लेकिन कुछ जो होती हैं वो सेल्फलेसली गिविंग होती है, लेकिन सब ऐसे नहीं होती। जैसे कि सोफिया टोल्स्टॉय अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लिखती हैं कि ये जो उनकी प्रेगनेंसी के पिछले 9 महीने रहे, ये प्रैक्टिकली उनकी लाइफ के वर्स्ट महीने थे। और कुछ मदर्स ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उन पर डिपेंड रहे हमेशा, और वो जो है उन बच्चों को ओन कर सके मदर। तो इन एग्जाम्पल्स से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज मैटरनल इंस्टिंक्ट, there is no intuitive, or we can say inherent, sense of being a mother. The mother's attitude is defined by her total situation and by the way she accepts it. तो मदर का जो एटीट्यूड है वो उसकी टोटल सिचुएशन के द्वारा डिफाइन होगा। बोवर बोलती हैं कि कुछ वुमन जो हैं ये मदर्स नहीं होती, खाली ब्रीडर्स होती है। उनके लिए जो है प्रेगनेंसी ही खाली डिज़ायरेबल होती है, उनको बच्चों में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो डिज़ायर करती हैं फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। लेकिन दूसरी तरफ सिसाइल सोवेज जैसी महिलाएं भी होती हैं जो मदरहुड को काफ़ी जॉयसली लेती हैं, और वो इस जॉय को एक्सप्रेस करती हैं इन लाइनों के थ्रू। वो कहती हैं कि हेयर यू आर माई लिटिल लवर, वो अपने बच्चों को लिटिल लवर बोलती हैं। ऑन योर मदर्स बिग बेड आई कैन किस यू होल्ड यू, ये जो तुम्हारी माँ का बड़ा सा बेड है यहाँ पर मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, होल्ड तुम्हें पकड़ सकती हूँ। फील द वेट ऑफ योर फाइन फ्यूचर, और जो तुम्हारा
फ्यूचर है, इसका वेट भार मैं महसूस कर सकती हूँ। गुड डे माई लिटिल स्टैचू ऑफ ब्लड ऑफ जॉय एंड नेक्ड फ्लैश, माई लिटिल डबल माई एक्साइटमेंट। तो ये जो है इतनी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर सोवेज की। अब जो महिलाएं अपने बच्चे की देखभाल करती है, उनको नरिश करती है, उनके लिए जो एक्ट ऑफ नरिशिंग है, कुछ माओ के लिए ये सेक्सुअल भी हो सकता है। जैसे कि स्टेकल बोलती हैं कि दिस एक्ट ऑफ नरिशिंग इज काइंड ऑफ सेक्सुअल टू मी, आई ऑलवेज अशेम्ड ऑफ इट। क्यों? क्योंकि जब वो मुझे छूता है, मुझे देखकर मेरी तरफ भागा चला आता है, मुझसे चिपक जाता है, मेरे ऊपर आता है, मेरी ब्रेस्ट को वो टच करता है और मुझे नीचे छूने की कोशिश करता है, ये काफ़ी प्लेजरेबल होता है। और मुझे भी कहीं न कहीं टेम्पटेशन होती है उसके जेनिटल से खेलने की, और बाद में यही सोचकर मैं गिल्ट में चली जाती हूँ, अशेम हो जाती हूँ। ऐसा जो है यहाँ पर वो बोल रही हैं स्टेकल, और इसीलिए वो कहती हैं कि जो एक्ट ऑफ नरिशिंग है, ये काइंड ऑफ सेक्सुअल लगता है उन्हें, और इसलिए वो असेम हो जाती हैं। लेकिन खाली स्टेकल जैसी महिलाएं ऐसा मानती हैं, सभी जो है महिलाएं ऐसा नहीं सोचती हैं। अब बोवेर कहती हैं कि कुछ मदर्स ऐसी भी होती है जो अपने बच्चों को पीटती है, मारती है, और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट अपने हस्बैंड से सहा है, और वो जो है उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर निकालती है। वो उस बच्चे को नहीं पीट रही है, ये जो है ये उस आदमी के लिए है, उस वर्ल्ड के लिए है जिसने उस पर अत्याचार किया है। और यहीं से जो है आइडिया ऑफ बैड मदर, ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, और यहीं से जो है क्रूअल स्टेप मदर जैसी चीज़ें इन्वेंट हुई, डिफ्यूज़ हुई बैड मदर के कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा कुछ सैडिस्टिक औरतें होती हैं, उन्हें मज़ा आता है डोमिनेट करने में। जब उनका बच्चा छोटा होता है तो उसे एक खिलौने के रूप में देखती है, अगर वो लड़का है तो वो सेमलेसली उनके पेनिस के साथ खेलती हैं, अगर वो लड़की है तो उसे एक डॉल की तरह ट्रीट करती है। वो अपने बच्चे को एक गुलाम, एक स्लेव के रूप में देखती है और चाहती हैं कि वो उनको ब्लाइंडली ओबे करे। इसके बाद बुवर जो है मिस मजेटी का केस डिस्कस करती हैं। वो कहती हैं कि मिस मजेटी जो है 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, और जिस वजह से उन्हें उस व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनके करियर का डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन वो दोबारा राइज करने की कोशिश करती है, और वो सुपीरियोरिटी एम्फसाइज करती है, उसको जो है एग्रेसिवली जो है ट्रीट करती है, और जिसकी वजह से जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिज्म की तरफ बढ़ता है, और वो अपनी बीवी की सुपीरियोरिटी यानी कि मिस मजेटी की सुपीरियोरिटी को कम करने के लिए उसको बार बार प्रेग्नेंट करता है, और जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं। और मिस मजेटी जो है अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रीट करती है जैसे वो अपने हस्बैंड को कर रही थी, वो सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों पर भी निकालती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक सैडिस्टिक मदर को दिखाता है। अब इसके अलावा जो है कुछ मदर्स मैसोचिस्टिक बिहेवियर शो करती है, वो जो है अपने बच्चों की स्लेव बनकर रहती है। और ये मैसोचिस्टिक माएँ तो आपको हरियाणा और जो ये वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है यहाँ पर दिख जाएगी। इनफैक्ट मेरे गांव में भी जितनी मैं माएँ देखता हूँ वो सारी मैसोचिस्टिक ही है। वो पहले जो है अपने पति से डोमिनेट होती है, और जब उनके बच्चे होते हैं, स्पेशली जो है उनके मेल ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी बेटे होते हैं, उनसे जो है वो डोमिनेट होती है। उनके सामने वो एक तरीके से सबमिशिव बन के रहती है। अगेन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि सभी के लिए, सभी पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा करती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो ऐसी ही है, वहाँ पर वहाँ का सोसाइटल फ्रेमवर्क ऐसा है जहाँ पर उनको ऐसा बिहेव करना पड़ता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इसके अलावा कुछ माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटी से जेलस फील करती हैं। उनकी बेटी को जब फर्स्ट पीरियड आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये टाइम आ गया है, एक नई औरत का जन्म हो रहा है घर में, अब जो है उनका कंपटीशन आ गया है, तो अपनी बेटी को ही वो अपना कंपटीशन देखती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, औरतें। लेकिन कुछ महिलाएं जो है अपनी बेटी को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है। वो चाहती हैं कि जो चीज़ मैंने फेस की है वो मेरी बेटी को फेस ना करनी पड़े। वो चाहती है कि उसकी बेटी को उससे अच्छे अवसर मिले। लेकिन कुछ माएँ होती हैं जो बोलती है अपनी बेटी को, देख तेरे को कितना बढ़िया मिल रहा है, खाने के लिए ये है वो है, तेरे को कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। मैं थी तो अपने टाइम में इतना काम करती थी, मेरे को ऐसे ट्रीटमेंट मिलता था, और मैं जो है सारा काम करती थी, ये करती थी,
तेरे को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो वो एक तरीके से अपनी बेटे के साथ ही कम्पीट कर रही होती है इस तरीके से बोल के। वो चाहती है कि जो मैंने फेस किया है उस टाइम पे मेरी बेटी भी करे यही फेस। तो ये एक तरीके से जेलसी को दिखाता है उस मदर में। तो यही कहना चाहती है बुएर कि हर एक मदर जो है सेम माइंडसेट नहीं रखती है। हर एक वुमन जो है अलग विचार रखती है मदरहुड के लिए, उसका मदरहुड अलग होता है दूसरी वुमन से। इसके अलावा बुएर बोलती हैं कि मैटरनल लव में कुछ भी नेचुरल नहीं होता, यानी कि ये गिवन नहीं होता, ये प्री डिटरमाइंड नहीं होता, ये बायोलॉजिकल होता है, चेंज हो सकता है। तो क्योंकि मैटरनल लव जो है नेचुरल नहीं है, तो मदर भी जो है अननेचुरल मदर नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसको हम कह सकें कि ये अननेचुरल मदर है, क्योंकि मैटरनल लव जो है इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। तो कुछ नेचुरल नहीं है तो अननेचुरल कैसे हो सकता है? तो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा बोवर्ड जो है बात करती हैं दो मिसकंसेप्शंस की जिनको अनरेवल करना ज़रूरी है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि मैटरनिटी इज़ इनफ इन ऑल केसेस टू क्राउन ए वुमन्स लाइफ। तो वुमन की लाइफ में मैटरनिटी जो है इनफ होती है, ऐसा है क्या? कि मतलब मदरहुड से ही वुमन की लाइफ में जो है सब कुछ हो जाता है, ऐसा है क्या? बोअर बोलती हैं कि अगर औरत शादीशुदा है और तब वो माँ बनती है तो तभी उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी कि जब तक वो अपने हस्बैंड के सबॉर्डिनेट है तभी जो मदरहुड है उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा। अब सोचो कोई अनमैरिड वुमन है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या उसके मदरहुड को भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा? नहीं, उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो मदरहुड है उससे वुमन मैन के इक्वल बन जाती है। तो बोअर बोलती हैं कि इट इज़ जस्ट अ मिस्टिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मदर होने को ग्लोरीफाई भी केवल मैरिज में ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो सबॉर्डिनेट होती है ना अपने हस्बैंड के, इसीलिए। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जो चाइल्ड है ही इज़ श्योर ऑफ बीइंग हैप्पी इन इट्स मदर्स आर्म, कि वो जो है अपनी माँ के आर्म्स में, अपनी माँ की बाहों में खुश रहता है हमेशा चाइल्ड। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी माएँ एक जैसी नहीं होती है, सभी माँओं में मातृत्व की भावना नहीं होती है। इवन कुछ मदर्स तो अपने बच्चों को अबैंडन छोड़ देती हैं और कुछ माएँ उन्हें मारती भी हैं, ये भी अपनी फस। तो बोएड जो है यही चीज़ दर्शा रही है कि ये जो मदरहुड का कॉन्सेप्ट है इसको एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सोसाइटल नोशन से परे जो है इसको मदरहुड के कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए। मदरहुड को जो है रियलिस्टिकली अप्रोच करना चाहिए और इसके रिवार्ड्स और बर्डन्स को जो है दोनों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। और केवल इसको रोमांटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा रियलिटी पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा स्पेसिफिसिटी पे ध्यान देना चाहिए कि हर किसी के लिए मदरहुड के मायने अलग है, तो सभी के लिए वो चीज़ थोपना गलत होगा। सो दिस इज़ इट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए वो भी बता देना। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं उसे। थैंक यू।